गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज व्यवसाय अध्ययन में कक्षा 12 का अध्याय 3 व्यवसायिक पर्यावरण के बारे में हम पढ़ेंगे। चल तो पहले से रहा है, लेकिन उसके बारे में जो टॉपिक्स रह गए उनके बारे में अध्ययन करेंगे। व्यवसायिक पर्यावरण का जो महत्व होता है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि ये दो शब्दों से मिलकर बनता है, जैसे व्यवसायिक और पर्यावरण। व्यवसाय में पर्यावरण का क्या महत्व होता है उसको यहाँ इसके बारे में समझाया गया है। मनुष्य के समान व्यवसायिक उद्यम का अलग कोई अस्तित्व नहीं होता है। यानी यदि मनुष्य है तो व्यवसायिक उद्यम का भी अस्तित्व होता है। व्यवसायिक प्रबंधक व्यवसायिक पर्यावरण के महत्व एवं इसके संबंध में ज्ञान की निम्न बिंदुओं के आधार पर विवेचना कर सकेंगे। पहला बिंदु है इसके अंदर संभावनाओं अवसरों की पहचान करने एवं पहल करने के लाभ। यानी संभावनाओं जो अवसरों के जो बिंदु हैं उनको पहचान करने के क्या लाभ होते हैं। अवसरों से अभिप्राय सकारात्मक बाह्य रुझान अथवा परिवर्तनों से है जो किसी भी फर्म के परिचालन में सहायक होंगे। पर्यावरण व्यवसाय की सफलता के अनेक अवसर इसके अंदर हमें प्रदान होते हैं जिनके ऊपर व्यवसायिक पर्यावरण सफल होता है। वो कौन कौन से घटक होते हैं उसमें पहला पॉइंट आता है इसमें संभावनाओं अवसरों की पहचान करने एवं पहल करने के लाभ। जो हम व्यवसायिक पर्यावरण का महत्व है उसके अंदर व्यवसाय की जो संभावना है उनकी पहचान करते हैं, उनके लाभों को देखते हैं। क्यों? क्योंकि अवसर पहचानने वाला ही व्यक्ति अधिक लाभ प्राप्त कर सकता है। यदि अवसर की पहचान प्रारंभ में ही हो जाती है तो कोई भी व्यावसायिक फर्म अपने प्रतियोगियों से पहले ही इसका लाभ प्राप्त कर सकती है या उठा सकती है। उदाहरण के लिए मारुति उद्योग छोटी कार बाजार के शीर्ष पर आ गया क्योंकि यह प्रथम संगठन था जिसने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों एवं विशाल भारतीय मध्यम वर्ग के पर्यावरण में छोटी कार की आवश्यकता को पहचान लिया था। यानी आज अगर आप आवश्यकताओं को देखो तो उनके आधार पर लाभ उठा सकते हैं। दूसरा है इसमें खतरे की पहचान एवं समय से पहले चेतावनी देने में सहायक। खतरे से अभिप्राय उन बाह्य पर्यावरण रुझान एवं परिवर्तनों से है जो फर्म के परिचालन में बाधक हो सकते हैं। अवसरों के साथ साथ पर्यावरण अनेक खतरों का स्रोत होता है। पर्यावरण में कई प्रकार के खतरे होते हैं। पर्यावरण के प्रति यदि प्रबंधक सचेत है तो वह समय रहते खतरों की पहचान कर सकेंगे जो कि पूर्व चेतावनी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये देखा जाता है जो व्यवसाय है उसमें जो पहचान करके आप जोखिम उठा रहे हो वो सही बैठ भी रहा है या नहीं, यानी आप उसके बारे में जानते हो या नहीं। उदाहरण के लिए यदि कोई भारतीय फर्म यह पाती है कि एक विदेशी बहुराष्ट्रीय इकाई भारतीय बाजार में कोई पूरक वस्तु लेकर आती है तो यह समय से पहले चेतावनी है। इस सूचना के आधार पर भारतीय फर्म अपने उत्पादों की गुणवत्ता उस विदेशी इकाई के सम्मुख खड़ा करने में, सुधार करने में और उत्पादन की लागत में कमी कर, आक्रामक विज्ञापन कर, अन्य ऐसे कदम उठाकर खतरे का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकती है। कैसे? चीन का माल आजकल भारत में आया हुआ है, बहुत ही सस्ते रेटों पे मिलता है, लेकिन भारतीय कंपनियों को भी उससे प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, उन खतरों को पहचानना चाहिए। तीसरा है उपयोगी संसाधनों का दोहन। पर्यावरण व्यवसाय संचालन के विभिन्न संसाधनों का स्रोत है। व्यावसायिक उद्यम किसी प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हो यह अपने पर्यावरण से वित्त, मशीनें, कच्चा माल, बिजली एवं पानी आदि विभिन्न संसाधनों को जुटाते हैं जो इसके आगत है। यानी जो इकाई हम बना रहे हैं, जो वस्तु बना रहे हैं, उसके लिए उन इकाइयों का हमें
कैसे कच्चा माल मिलेगा, मशीनें कहाँ से आएंगी, बिजली पानी कहाँ से आएगा, इनका भी साधन ढूंढने चाहिए, तभी हम उस चीज़ का सस्ता, अच्छा और उपयोगी उत्पादन कर सकते हैं। घ पॉइंट इसके अंदर आता है तीव्रता से हो रहे परिवर्तनों का सामना करना। आज व्यावसायिक पर्यावरण अधिक गतिशील हो रहा है, जिससे तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। परिवर्तन उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि इसकी गति। बाजार में उथल पुथल, ब्रांड के प्रति कम आकर्षण, बाजार का वर्ग अथवा उप वर्गों में विभाजन, ग्राहकों की बढ़ती हुई मांगें, तकनीकी में तीव्रता से हो रहे परिवर्तन एवं उत्कृष्ट वैश्विक प्रतियोगिता कुछ ऐसे नमूने हैं जो आज के व्यावसायिक पर्यावरण का वर्णन करते हैं। क्योंकि इस समय को हम कहते हैं गलाकाट प्रतियोगिता, तो इसलिए इसमें जो परिवर्तन होते हैं उन्हें पहचानना आवश्यक है। अगला पॉइंट आता है नियोजन एवं नीति निर्धारण में सहायक। क्योंकि पर्यावरण व्यावसायिक उद्यम के लिए अवसर भी है तथा खतरा भी। इसकी समझ एवं इसका विश्लेषण करके निर्णय लेने, नीतिक संबंधी के लिए भविष्य के मार्ग निर्धारण, नियोजन अथवा दिशा का आधार बन सकता है। उदाहरण के लिए बाजार में नई फर्मों का प्रवेश, जिसका अर्थ हुआ और अधिक प्रतियोगिता के कारण उद्यम पुनः विचार करेगा कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। हमें ये नीति और नियोजन करनी चाहिए कि बाजार में जो नई फर्म आ रही हैं, जो नए संस्थान आ रहे हैं, उनसे किस प्रकार मुकाबला करा जाए। आगे हम पढ़ेंगे पर्यावरण के आयाम। पर्यावरण के जो आयाम होते हैं किन किन चरणों से मिलकर बनते हैं। पहला उसके अंदर आयाम आता है आर्थिक पर्यावरण। इसके अंदर ब्याज की दर, मूल्य वृद्धि की दर, लोगों की व्यय योग्य या आय के परिवर्तन, शेयर बाजार का सूचकांक एवं रुपए का मूल्य साधारण पर्यावरण के कुछ आर्थिक तत्व हैं। ये आर्थिक पर्यावरण कहलाता है, जो व्यावसायिक उद्यम प्रबंध के कार्यों को प्रभावित कर सकते हैं। यानी आर्थिक पर्यावरण जो ब्याज की दर, मूल्य वृद्धि दर और लोगों की आय में परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। अगला आयाम आता है सामाजिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण में सामाजिक शक्तियों को सम्मिलित हैं, जैसे रिवाज, मूल्य, सामाजिक बदलाव, व्यवसायों से समाज की अपेक्षाएं आदि। रीतियां सामाजिक आचरणों को परिभाषित करती हैं, जो कि दशाब्दियों और शताब्दियों से चली आ रही हैं। उदाहरण के लिए भारत में दीपावली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व जैसे त्यौहार का मनाना कार्ड कंपनियां, मिष्ठान भंडार, दर्जी एवं अन्य संबद्ध व्यवसायों को सार्थक वित्तीय अवसर प्रदान करता है। यानी जितने भी त्यौहार होते हैं, जितने भी लोगों के सामाजिक धर्म होते हैं, चाहे दीपावली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, गुरु पर्व हो, ये लोगों के आय के साधन बन जाते हैं। अगला पॉइंट है राजनीतिक पर्यावरण। राजनीतिक पर्यावरण में देश में सामान्य स्थिरता एवं शांति तथा चुनी गई सरकार के प्रतिनिधियों का व्यवसाय के प्रति विशिष्ट दृष्टिकोण जैसे राजनीतिक परिस्थितियां सम्मिलित हैं। यानी पर्यावरण को जो राजनीतिक इकाइयां होती हैं वो भी प्रभावित करती हैं। उनके द्वारा जो सरकार चुनी जाती है उसका पर्यावरण पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अब आता है अगला हेडिंग, भारत में आर्थिक पर्यावरण। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इसको एक दो बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अगला है भारत में आर्थिक पर्यावरण। भारत में आर्थिक पर्यावरण में उत्पादन के साधनों एवं धन के वितरण से संबंध रखने वाले विभिन्न समष्टि स्तर के तत्व सम्मिलित हैं, जिनका व्यवसाय एवं उद्योग पर प्रभाव पड़ता है। ये तत्व हैं जिन पर प्रभाव पड़ता है। वो नंबर 1 आता है देश के आर्थिक विकास की स्थिति। दूसरा तत्व आता है इसमें
आर्थिक ढांचे का मिश्रित अर्थव्यवस्था इस स्वरूप जिसमें सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों की भूमिका होती है। यानी देश की आर्थिक स्थिति पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, आर्थिक ढांचे का मिश्रित अर्थव्यवस्था स्वरूप जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों की भूमिका होती है, ये आता है। अगला आता है इसमें सरकार की आर्थिक नीतियां, यानी सरकार की कौन कौन सी आर्थिक नीतियां हैं, उनमें जिनमें औद्योगिक, मौद्रिक एवं राजस्व से संबंधित नीतियां सम्मिलित हैं। घ आता है इसके अंदर, हम देखें तो उसमें लिखा आता है आर्थिक नियोजन, जिसमें पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं, वार्षिक बजट होता है, इनको हम इसके अंदर सम्मिलित करते हैं। ये भी सरकार की नीतियों को बताती हैं कि इन्हें योजनाओं को कैसे लागू करना है। अगला पॉइंट है आर्थिक सूचकांक, जैसे राष्ट्रीय आय, आय का वितरण, सकल घरेलू उत्पाद की दर एवं उसमें वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तिगत आय का उपयोग, बचत एवं निवेश की दर, आयात और निर्यात की राशि, भुगतान शेष आदि। इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि इनका इसके अंदर क्या महत्व है, इनको भी देखना पड़ता है। आगे आता है हमारे पास उदारीकरण। उदारीकरण में आर्थिक सुधारों का लक्ष्य भारतीय प्रतिबंधों से मुक्त कराना था। यह लाइसेंस, परमिट, व्यवसाय के लिए एवं उद्योग की अनावश्यक नियंत्रण एवं निम्न उदारीकरण के संबंध में है। यानी उदारीकरण के अंदर आर्थिक सुधारों को देखा जाता है जो भारतीय प्रबंधों से मुक्त होते हैं, उनको इसके अंदर लिया जाता है। राज की समाप्ति का संकेत था। भारतीय उद्योग में निम्न उदारीकरण के संबंध में थे। पहला इसके अंदर जो पॉइंट दिया गया वो दिया गया है थोड़े से उद्योग को छोड़कर अधिकांशों में लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त करना। यानी उद्योग चलाने के लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, उसको समाप्त करना। व्यावसायिक कार्यों के पैमाने के संबंध में निर्णय लेने की स्वतंत्रता, अर्थात सामयिक गतिविधियों के विस्तार अपनाकर संकुचन पर कोई प्रतिबंध नहीं होना। यानी व्यावसायिक कार्यों को आगे बढ़ाना। अगला पॉइंट आता है इसके अंदर गैर वस्तु एवं सेवाओं के स्थानांतरण में प्रतिबंधों को हटा लेना। यानी वस्तु और सेवाओं में जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में जो प्रतिबंध होता है उसको हटाना। घ है वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य के निर्धारण की स्वतंत्रता, कर की दरों में कमी तथा अर्थव्यवस्था पर अनावश्यक नियंत्रणों को उठा लेना। ये इसका अगला पॉइंट आता है। ठीक है, समझ में यहाँ तक। अगला आता है इसके अंदर निजीकरण, यानी प्राइवेटलाइजेशन। नए आर्थिक सुधारों का लक्ष्य राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया में निजी क्षेत्रों की जो भूमिका है उसमें बढ़ोतरी करना तथा सार्वजनिक क्षेत्रों की भूमिका को कम करना था। निजीकरण में जो प्राइवेट लोग होते हैं उनको आगे लेके आना, जिससे चीज़ें अच्छी और सुविधाजनक मिल सकें, और जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं यानी सरकारी क्षेत्र हैं उनको कम करना था। अगला हेडिंग आता है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का अर्थ है विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एकजुट हो जाना, जिसमें एक सम्मिलित वैश्विक अर्थव्यवस्था का उदय होगा। 1991 तक भारत सरकार ने आयात की मात्रा तथा राशि दोनों के सख्त नियमन की नीति अपनाई थी। यानी 1991 तक भारत में आयात जो हम करते थे उसके बहुत सख्त नियम थे, उनकी नीति भी अलग थी। नंबर इसमें क्या, हमने क्या करा इसके बाद इसके अंदर आयात लाइसेंस और करों द्वारा प्रतिबंध एवं मात्रा संबंधी प्रतिबंध के संबंध में ये निर्णय थे, उनको हमने अपने हिसाब से बढ़ाया। यानी उनमें उदारीकरण की नीति अपनाई जो विश्व स्तर पर उनको अपनाया जा सके। अगला आता है इसके अंदर व्यवसाय एवं उद्योग
उद्योगों पर सरकारी नीतियों में परिवर्तन का प्रभाव, यानी व्यवसाय उद्योग पर सरकारी नीतियों का क्या प्रभाव पड़ा। इससे प्रतियोगिता में वृद्धि हुई, अधिक अपेक्षा रखने वाले ग्राहकों में वृद्धि हुई, प्रौद्योगिकी पर्यावरण में तेजी से परिवर्तन हुए, परिवर्तन की आवश्यकता हुई, मानव संसाधनों के विकास की आवश्यकता हुई और बाजार अभिन्यास हो गया, यानी बाजार सभी के लिए खुल गया। मानव संसाधनों के विकास की इसमें बहुत आवश्यकता हुई, यानी मानव विकास भी बढ़ गए। इनसे व्यवसाय उद्योग पर सरकारी नीतियों के परिवर्तन होने से व्यवसाय आगे बढ़ा और भारत में बहुत अधिक चीज़ों का उत्पादन होने लगा। हम अपनी आवश्यकता से उनमें परिवर्तन करने लगे। ओके, थैंक यू।